सिर्फ एक सेकंड दीजिए, मैं नजर स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टेस्ट है इसको हम जल्दी से रिव्यू कर लें। अब आपको जो है वो टेस्ट की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और इसको एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा सेट कर लेना दें आज। और हाँ, सिर्फ असल में ना, जी मेरा ख्याल है अब कुछ बेहतर हो गया हालात। आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? एक दो बस चैट में बता दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही। ये ठीक आ रही। आवाज़ का बता दे, एक मिनट। अब देखें आवाज़ है, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अच्छा चलो बस ठीक है। वो असल में ना ये नया सिस्टम है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही हो मेरे ख्याल से दोबारा रिकनेक्ट कर लें, उससे कई बार वो कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो उस वजह से। अच्छा जी, सबसे पहला ये था स्कैन। और इसमें आपसे पूछा गया था कि जो है वो 22 साल का बच्चा है। और उसके बाद स्टार वगैरह ये हुए हुए हैं इसके। और अब क्या करना चाहते हैं आप? ये एमआरआई हुआ है। और इसमें दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि आपने जो बायोप्सी पे या एमआर पे या फिर सीटी पे, इनमें आप इन इसकी इमेज की बेस पे नहीं सिर्फ डिसाइड करते होते। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी बोन की असेसमेंट होगी, चाहे वो एग्ज़ाम हो या वो आपका जो है बाकी ये जो आपका सारा मतलब प्रैक्टिकल वर्क होता है, इसमें दोनों सूरतों में अपनी ये बात याद रखनी है कि ये हमेशा एक्सरे के साथ पहले कोरिलेट करना है। क्योंकि जितनी हमें अपेयरेंसेस पता है ना, जो वेल मार्जिनेटेड और इस तरह जितनी बिनाइन या मेलिग्नेंसी की लीजन्स, ये मेलिग्नेंट लीजन्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, वो सारे के सारे जो आउटलाइन होते हैं वो ज़्यादा हमेशा एक्सरे से ही आपने करने हैं। तो इसलिए हमेशा आपने सबसे पहले एक्सरे करना है, चाहे कोई भी डिजीज़ है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने सबसे पहले एक्सरे करना है, और एक्सरे करने के बाद फिर आपने आगे एमआरआई या सीटी के साथ को रिलेट करके उसका करना है। अगर सीटी में ही होता है कि कई बार स्कैनो साथ होता है तो उससे आपको आइडिया हो जाता है, और सीटी में फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन एमआरआई जो है उसमें आपके जो बोनी लीजन्स हैं उसको आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपके पास साथ उसके एक एक्सरे ना हो। तो इसमें इसका जवाब एक्सरे था। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग केस था, और सिर्फ एक का ठीक है इसमें, और वो भी शायद पता नहीं बाकी ठीक है या नहीं ठीक। और उसमें जो आपकी ये लीजन थी, इसमें आपने ये देखा था कि जो एसिटेबुलम थी वो उसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं हुई थी। और यहाँ से आपको ये एसिटेबुलम काफ़ी शैलो से लग रहे थे, जबकि आपको नॉर्मली पता है कि ये जो इसका हेड होता है ये ऑलमोस्ट मोर देन 50% कवर होता है। और दोनों साइडों पे ये जो एसिटेबुलम थे उनकी जो फिक्सिंग थी वो सही नहीं थी। इसके ऊपर पूरा जो ये हेड होते हैं इसके ऊपर अच्छी खासी कवरिंग आ रही होती है। तो इनमें से कवरिंग नहीं थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये डिजनरेटिव चेंजेस डेवलप हो रही थी। तो ये भी एक केस होता था जिसमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया जो बहुत माइल्ड ग्रेड 1 लेवल का होता है, वो कई दफा डायग्नोज्ड ही चलता चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जाहिर बात है जैसे जैसे वेट बेरिंग बढ़ती जाती है और टाइम गुजरता जाता है, तो साथ साथ जो है वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता जाता है। तो इसलिए जो आप ये भी इसको देखें, और जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम ने फेमोरल ऐसे टेबुलर इम्पिंजमेंट पिंसर टाइप की थी, जबकि उसमें तो ये ओवर करता है। मतलब ये देखिए उसकी कवरेज आगे तक आई हुई होती है। तो इसलिए उसमें तो इम्पिंजमेंट तब होती है जब वो मतलब ओवर कवरेज करे। इसमें तो अंडर कवरेज थी, इसमें तो कवरेज क्लियर कट थी ही नहीं। खासतौर पर राइट साइड पे तो आप देखेंगे बिल्कुल ही बाहर निकला पड़ा है। और एसिटेबुलम की अपनी अपेयरेंस आपको पता है कि अंदर को डीप होता है, तो इसके डीप भी नहीं था, ये बिल्कुल शैलो सा इस तरह पड़ा हुआ था जिसके साथ उसका जॉइंट बना हुआ था। तो ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस था ड्यू टू डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। और हाँ ये ठीक है कि ये 30 ईयर फीमेल के अंदर है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि कई दफ़ा जो है वो उसके साथ अपने शुरू में बचपन में डायग्नोज नहीं भी होता है ये जो आपका डीडीएच है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था
वो माशाल्लाह तकरीबन सारों ने ठीक किया था, जिसमें ये इसकी अपेयरेंस जो थी वो ये थी कि इसकी सारी की सारी जो बोन्स थी वो सारी की सारी एक्सपेंडेड थी और हाइपोडेंस अंदर एरियाज थे। तो इस वजह से ये जो था मोस्ट लाइकली थैलासीमिया का पेशेंट था, जो कि बाकी चीज़ें उसमें बहुत लेस लाइकली थी इसके अंदर। उससे अगला जो पेशेंट था वो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, और उसके इसमें उन्होंने एक आपका जो पार ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा है उसकी पिक्चर दी हुई थी। ये इमेज इमेज उसका था कि पार ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा, और उसने उन्होंने यही पूछा था कि क्या इसकी जो प्रोग्नोसिस है पार ऑस्टियोसार्कोमा की वो कन्वेंशनल टेलेंजेटिक या पेरियोस्टियल, तो इनसे क्या है। तो जाहिर बात है कि इनके जो है वो इसकी जो है वो बेटर है। और अभी इसके बारे में शायद एक सवाल और भी था, तो लेकिन इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना था कि इसको एक तो आपने डायग्नोज करना था कि ये जो ऑस्टियोसार्कोमा है इसकी पेरेंट्स कैसी आ रही है, और अगर वो आपको पेरेंट्स और खासतौर पे इसमें एमआरआई में अभी इसकी काफ़ी अच्छी क्लियर कट पेरेंट्स थी, ये जो सारे का सारा लीजन यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ था। तो इसमें इसी वजह से जो था ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो यही थी कि ये ऑस्टियो यानी कि कन्वेंशनल टेरेंजेटिक या पेरियोस्टल ऑस्टियोसार्कोमा से इसका प्रोग्नोसिस बेहतर होता है पार पार ऑस्टियल का। अच्छा, उसके बाद फिर और ये थी स्पॉन्डालो आर्थ्रोपैथी ऑफ हीमोटोलिसिस, और इसकी जो कैच था वो इसकी डेंसिटीज में था कि जो है वो इसके जो 33 ईयर फीमेल थी और उसकी जो डेंसिटीज थी वो काफ़ी डिफरेंट सी आ रही थी। और जिस तरह यहाँ पे दोनों साइडों पे इसमें तो खासतौर पे ये जो अपर एंड लोअर एरियाज के जो ये रगर जर्सी स्पाइन जिस तरह डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उस तरह के पेरेंट्स आ रही थी। ये जो अपर एंड लोअर पार्ट थे ये ज़्यादा स्क्लेरोटिक हो रहे थे। तो इसको देखने से ही आइडिया हो रहा था कि ये जो पेशेंट है इसमें कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। और उसके साथ फिर ये जो अम, था क्या कहते हैं, ये जो आगे ब्रेक हुआ पड़ा था, तो ये इसको आप उनका नाम क्या होता है बोलो, इसका नाम था खैर। अच्छा, इसकी इसमें इस तरह का जो ये आता है ना, मतलब स्टेप ऑफ, एक मिनट मुझे इसका नाम देखेंगे। पहले इसका मैं आपको नाम देके बताता हूँ। ये ना ये जो इस तरह के स्टेप ऑफ होते हैं ये भी कि उसकी रिजिडिटी की वजह से ये डेवलप हो जाते हैं और सेकेंडरी होते हैं। तो ये रूमेटॉइड के अंदर इस तरह कभी भी अप एंड डाउन, ये जो अपर एंड इंफीरियर एंड सुपीरियर एंड प्लेट्स इनके इस तरह स्क्लेरोसिस और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होते। डिस्काइटस भी आपको पता है कि इस तरह नहीं होता, और जो C2 फ्रैक्चर वो भी इस तरह नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये था इसमें जो उन्होंने पूछा हुआ था कि ये टिपिकल इस पिक्चर से ही आपको आइडिया हो रहा था कि ये पीछे एक ये यहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है जो कि ओलिग्रेनोन प्रोसेस के बैक साइड पे पूरी की पूरी है। और ये जो जगह है ये बेसिकली ओलिग्रेनोन बर्साइटस की टिपिकल लोकेशन है। और उसके अंदर जो है वो जब फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेटरी हो, ये हेमरेजिक भी हो सकता है, इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो हीमाटोमा इसमें दूसरा अल्टरनेटिव था, लेकिन इसमें इसके अंदर चूंकि हमें हीमाटोमा और उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता था, तो इसमें हम इसको सर्कोलिक्रेनोन बर्साइटस के तौर पे करेंगे। और इसमें जब भी पेशेंट आता है उसकी कई रीजंस हो सकती हैं कि जिसमें ट्रॉमा के बाद वो कई बार डेवलप हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो क्रिस्टल ये जो आर्थ्रोपैथीज है उसमें आ जाता है। कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन उन सारे की जो एंड रिजल्ट है अगर वो स्वेल कर जाए ओलिग्रेनोन प्रोसेस के बीच, तो वो ओलिग्रेनोन बर्साइटस ही उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो था ये एक पेशेंट था और इसके अंदर मल्टीपल जो एलिटिक लीजन्स थे, और 12 ईयर मेल था, और इसके अंदर तकरीबन सारों ने ठीक किया था कि ये LCH का पेशेंट जो टिपिकल बिवेल्ड एजेस थे और मल्टीपल लिटिक एरियाज थे दोनों साइड में बोन्स के। उसके बाद जो है फिर ये एक और वही जो आपका था ना पार ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा, जो पिछला पेशेंट था उसी का दोबारा पूछा गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें वाइड सर्जिकल सेक्शन करते हैं बस, उसके साथ और कुछ भी नहीं करते। तो ये सिर्फ वैसे ही आपकी उसके लिए था कि आपको एक तो यानी जो ऑस्टियोसार्कोमा इसका आपको आइडिया हो जाए और किसकी अपेयरेंस क्या होती है और बाकी सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि जो बाकी है इसके अंदर, अगर ये कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमा होता, अगर ये डी डिफरेंशिएट कर जाता, तो फिर कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमा में कीमोथेरेपी भी होती है प्लस माइनस रेडिएशन। और अगर वो मेटास्टेसिस नहीं है तो फिर वाइड डिसेक्शन के साथ भी उसको साथ ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये मैक्सिमम उसमें आप चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, जबकि इसमें ये चूंकि इतना एग्रेसिव नहीं है इसका
अब प्रोग्नोसिस बेहतर है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद एक ये पेशेंट था जिसमें आपको इसमें काफ़ी हद तक पता लग रहा था कि ये जो इसके फ्लूइड लेवल्स हैं वो थोड़े से हाइपरडेंस हैं। और उसके अलावा जो ये वाला इमेज था इसमें भी यहाँ पे एक वेसल की तरह इन्हांसिंग एरिया था, जो कि ये आपकी आर्टरी है जो कि ब्लीड की है, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। और इसमें जो है यहाँ पे इसका ये हीमाटोमा, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। नॉर्मली कई दफ़ा वो ट्रॉमा होता है, और ये पेशेंट ज़्यादातर वो होते हैं जो कि आपके ये ब्लीडर वो सॉरी ये जो ब्लड थिनर्स के ऊपर होते हैं। इसमें सिंपल है, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं थी सिवाय इसके कि ये था। और दूसरा इसमें जो एब्सेस के अगेंस्ट थी, एक तो ये वेसल के इतनी इन्हांसमेंट कभी भी जो है इस तरह का यानी कि इन्हांसिंग एरिया नॉर्मली एब्सेस में नहीं होता। और दूसरा ये कि जो इसके अंदर हाइपर डेंस फ्लूइड फ्लूइड लेवल बने हुए थे, ये जब होते हैं इस तरह के, तो ये नॉर्मली टिपिकली जो है वो आपके यानी कि हिमेटोक्रिट और वो उसका फ्लूइड लेवल बन जाता है। तो ये जो टिपिकल वो लेवल है ये आपका हीमाटोमा को काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट था क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर तकरीबन सारों का सही था कि ये मेटाटार्सल स्ट्रेस फ्रैक्चर है। और इस जगह पे, और उसकी तो पैथोलॉजी भी कम थी। दूसरा ये था कि ये बिल्कुल इसका पेस के एरिया में मेटाटार्सल के था, जो कि बड़ी टिपिकल लोकेशन है। और स्ट्रेस, ये टिपिकल ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर था। और ये आपको इसमें जो ये वाला इमेज था इसमें आपको ये बड़ा क्लियर कट इसकी और लाइन भी नजर आ रही थी। और ये बात याद रखें कि हमेशा कि जो फ्रैक्चर है वो आपने T1 पे देखना है। जो T2 पे है उस पर एडिमा शिडीमा तो अच्छा नजर आता है, स्टर पे भी एडिमा अच्छा नजर आता है, लेकिन हमेशा फ्रैक्चर लाइन जब आपको अगर ढूंढनी है तो हमेशा T1 बेस्ट होता है, T1 सीक्वेंस। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि एक सेकंड में आपको पिक्चर दिखाता हूँ पहले। अम्म, ये देखिए एक पिक्चर इसकी ना, ये जो होता है ना जब बाइसेप्स से टेंडन ब्रेक कर जाता है किसी भी वजह से, मैं एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ इसमें। तो वो क्या करते हैं कि इसको जो बाइसेप्स टेंडन ऊपर से जहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं इस टेंडन को ना। तो उसकी एक और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह वो फिक्सेशन होती है। एक सेकंड दे। इसको पेशेंट इस चीज़ को कहते हैं बाइसेप्स टेंडिनोडिसिस, ठीक है, यानी कि इसकी दोबारा फिक्सेशन को, जो इसकी, एक मिनट ओपन, ये देखिए ये इस तरह करके जो इसकी फिक्सेशन हो जाती है। अगर आप यहाँ देखें ना तो ये टेंडन ऐसे में तो जाके ऊपर अटैच होना था, लेकिन वहां से ऊपर से टूट गया। तो अब यहाँ पे बोन, चूंकि इसने आगे जाके आपके इसमें वो जो आपकी एल्बो जॉइंट की मूवमेंट करनी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे ये अटैच इस तरह कर देते हैं इसको। तो अगर इसको ये यहाँ पे अटैच करें तो उसकी वजह से, और इस तरह करके फिर आपको वहाँ पे एक जो जहाँ पे फिक्सेट किया होता है ना उधर उस जगह पे ये एक इस तरह का स्क्रू सा भी नजर आता है। तो अगर आप इसमें देखें ना तो आपको ये जो जगह थी ना जहाँ पे ये बाइसेप्स टीनोडिसिस हुआ हुआ था, और तो ये टीरोडीसिस बेसिकली उसका टेंडन को फिक्स करने को कहा जाता है। तो इनमें बाकी जितने भी ऑप्शंस थे उसमें ये जो टिपिकल एक आर्टिफैक्ट आता है जिसमें ये सिग्नल लॉस के एरियाज आ रहे होते हैं और हाइपरटेंसिस एरिया आ रहे होते हैं, ये नॉर्मली मेटालिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो ये जो ससेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई हार्डवेयर इंप्लांट हुआ हुआ है। तो इन सारे ऑप्शन में अगर आप देखें ना, एनकॉन्ड्रोमा में रोटेटर कफ रिपेयर में, रोटेटर कफ रिपेयर की ये जगह है। और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ये जो आपका ये है ना सबक्रोमियन एरिया, यहाँ पे आपका रोटेटर कफ होता है। ये रोटेटर कफ की साइट नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा बोन इनफार्क्ट। बोन इनफार्क्ट भी कभी भी इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो इतने एबनॉर्मल वो नहीं देते, और वो सारी बातें आपको पता है वो टिपिकल मेडुलरी रीजन में होते हैं, और वहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग हाइपर इंटेंस और लो इंटेंस सिग्नल्स की एरिया नज़र आ रहे होते हैं। तो इन सारों के अंदर जो आपके पास ऑप्शन बेस्ट बनती थी वो सारी की सारी आपकी इसी की थी, ये जो बाइसेप्स टीनोडिसिस, ठीक है। इसको आपने, ये मेरे ख्याल से दो लोगों ने ठीक किया था इसको, बोन इनफार्क्ट पे ज्यादा लोग फोकस्ड रहे थे। चलिए, उसके बाद फिर एक ये था, ये माशाल्लाह काफी सारों का ठीक था कि इसमें जो था ये फॉरेन बॉडी एक थी इम्प्लांटेड सी, और बड़ी टिपिकल सी एक लोकेशन थी, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड था, और ये लीनियर मोस्ट लाइकली जिस तरह वो वुड का नहीं होता जो कांटा चुभ जाता है, तो वो भी मोस्ट लाइकली इस तरह की जो है ना अपेयरेंस आपको देता है। उसके बाद ये था, हाँ इसके अंदर इम्पोर्टेंट था
कि आप ये देखें इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ थी। इसकी लोकेशन यहाँ थी, यहाँ से ये टेंडन इस तरह जा रहा था। और जो कि एसीएल का रिपेयर होती है उसमें जो ये आपका टनल बनी होती है वो आगे होती है, क्योंकि एसीएल ने इसके यहाँ से पीछे को इस जगह जाना है, जबकि जो पीसीएल है उसने यहाँ से स्टार्ट होके आगे को आना है। तो ये आपने इसकी जो ये जो इसका स्क्रू की लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें आपके पास जो पीस लगेगा तो वो यहाँ से पीछे से आके इस तरह आ रहा है। तो इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट पे जाके ख़त्म होगा जो ये स्क्रू है, तो ये पीसीएल की रिपेयर में होगा। और अगर यही स्क्रू यहाँ पे आगे होता यानी कि इंटीरियर पार्ट में, तो यहाँ से फिर ये एसीएल की रिपेयर को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन दोनों की इसी तरह ही होती हैं, और वो लेस लाइकली है कि वो आगे को डायरेक्ट करें, लेकिन उसमें दोनों सूरतों में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें आपका जो एसीएल का रिपेयर है उसमें स्क्रू की पोजीशन आप खुद सोचे ना कि एसीएल ने यहाँ से स्टार्ट होना है, उसके बाद इसने इधर जाना है, फिर इस तरह आना है। इसमें पीसीएल ने यहाँ से स्टार्ट होना है और इधर से इधर आ जाना है। तो ये जो था, ये जो इमेज आपको दिया गया था, ये बेसिकली पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की जो थी ना रिपेयर का था। एसीएल में भी काफ़ी लोगों ने सेलेक्ट किया, बाकी भी सारों ने किया, लेकिन जो ये था ये पीसीएल का था। अच्छा, उसके बाद फिर एक ये पेशेंट था, इसमें ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का पेशेंट था। इसमें बाकी सारी की सारी तो एसोसिएशन है, लेकिन इसमें जो है वो स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म के साथ इसकी जो एसोसिएशन है ना, नॉट एसोसिएटेड विद दिस फीचर, तो वो थी। उसके बाद ये पेशेंट था, इसमें ये टिपिकल, अगर आप लोगों को ये पिक्चर को याद कर लें, विल्सन्स डिजीज़ में जो है ना वो हमेशा जो T2 होते हैं ना उसमें वो चूंकि निक्रोसिस हो चुका होता है, निक्रोसिस एंसेफलोपैथी होती है, तो वहाँ पे हाइपर इंटेंसिटी एरियाज डेवलप हो जाते हैं। ये टिपिकली जो है हेपेटिक एंस्कैफ के साथ जो है वो जो आती है ना, एक तो उसके साथ आती है, और दूसरी जिसके साथ फाइंडिंग आती है वो हाइपर एलिमेंटेशन है, कि जिनको पारेंटरल न्यूट्रिशन दी जाती है। तो उसमें भी चूंकि मिनरल्स कंटेंट्स बढ़ जाते हैं, जो अगर आप सिर्फ आईवी न्यूट्रिशन पे पेशेंट को डाल देते हैं तो उसमें भी ये सिग्नल्स आते हैं। लेकिन उसके साथ फिर ये है कि वो नॉर्मली हिस्ट्री होती है। तो इसके अंदर जो थी वो टिपिकल जो हेपेटिक इनकैफ के पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर आपको T1 पे यहाँ पे सारे के सारे जो एरियाज नज़र आते हैं, और बाकी वो ब्लूम कर रहे होते हैं उसमें क्या कहते हैं उसको, जो डेपोजिशन डिसऑर्डर। तो ये सारी की सारी जो डेपोजिशन है ये यहाँ पे मैग्नीज की डेपोजिशन को ज़्यादा इंडिकेट कर देते हैं। नहीं सॉरी, ये आयरन आयरन की डेपोजिशन को ज़्यादा वो करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की अपीयरेंस आती है। तो उसके अलावा एक और भी होता है इसमें ना, एक सेकंड में देखने दें, हाइपर एलिमेंटेशन इसमें, खैर इसमें डेपोजिशन होती है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर में, ये या मैग्नीज की होती है या है इसकी होती है। खैर इसको देख लेते हैं कि हाइपर एलिमेंटेशन में भी और उसमें दोनों में एक ही होती है जो डेपोजिशन है ना। खैर, और लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जहाँ पे ये जो बेसल गैंग्लिया का एरिया है और ये जो इंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे जो डेपोजिशन है ये हाइपर इंटेंस ऑन T1 होगी और लो ऑन T2 होगी, और बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं आएगी उसके अंदर। ये जो है ये GRE सीक्वेंस है और ये आखिरी वाला, और इसमें वो एरिया बहुत ज़्यादा कोई उन्होंने सिग्नल लॉस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये अगर सिग्नल लॉस आ जाता है फिर ये कैल्सिफिकेशंस को ज़्यादा इंडिकेट करती है, कि जिसमें यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फिर वो उसकी वजह से सिग्नल आता है। लेकिन ये थोड़ा सा डेपोजिशनल डिसऑर्डर है, और ये इन दोनों में ही होता है, याद रखना, एम्बेटिक कैफ में भी होता है और हाइपर एलिमेंटेशन में भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था इसके बाद, वो क्वेश्चन नंबर 16, उसमें इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एक टिपिकल सी दी गई थी, और उसमें एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए। चलिए, उसके बाद जो है ना फिर आपने ये हम अगला जो देख रहे थे इसमें यह था कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 में, अच्छा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस था ना वो दो था। एक तो ये था कि क्या ये टॉक्सो है या ये साइटोमेगालो वायरस है। इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो टॉक्सो और साइटोमेगालो वायरस में जो पेरीवेंट्रिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर आप क्लासिफिकेशन की ज़्यादा मिले तो वो हमेशा जो है आपके CMV इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रेजेंट करता है। जो टॉक्सो टॉक्सो की क्लासिफिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक पेरीवेंट्रिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रही होती। तो ये इसलिए जो, और दूसरा ये है कि जो CMV की इन्फेक्शंस हैं वो
कॉमन है एज कम्पेयर टू टॉक्सो के। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इस वजह से अगर आपको वेंट्रिकुलर हाइड्रोकेफलस मिले और साथ पेरीवेंट्रिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्सिफिकेशन मिले तो वो उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो था आपका एक ये पेशेंट था, और इस पेशेंट के अंदर जो था ना आपका एक यहाँ पे लीजन पड़ा हुआ था जो कि नोड्यूल भी दिखा रहा था और उसका मीडियल टेम्पोरल रीजन में था। तो इसमें ये इसकी जो आपकी थी, एक तो सिस्टिक मैस था, फिर सॉलिड इन्हांसिंग नोड्यूल था, यंग पेशेंट था, एपिलेप्सी थी, और फिर रीजन भी इसका जो था वो टेम्पोरल लोब में था। तो ये सारी की सारी जो एरियाज थे ये सारे गैंग्लियोग्लाइकोमा को इसमें इस तरह के पेशेंट में जो है वो गैंग्लियोग्लाइकोमा जो है वो करते हैं। जो डीनेट था वो इसलिए नहीं हो सकता था इसके अंदर, हाँ डीनेट का बताया था, डीनेट इसलिए नहीं होता था कि डीनेट एक तो इन्हांस इस तरह नहीं करता, सिस्टिक कम होता है और वो बबली सा ज़्यादा होता है, मतलब लीजन ना। और उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर जो इस तरह के जिस तरह ये नोडुलर इन्हांसिंग एरियाज हैं वो नहीं मिलते, उसके अपने अंदर इंटरनल इन्हांसमेंट कई बार आपको मिल जाती है डिफ्यूज सी हल्की सी, लेकिन वो ऐसे नोडुलर और इस तरीके के जो है ना वो इन्हांसमेंट बहुत लेस लाइकली है दूसरी ना। और यानी कि मैं तो बिल्कुल कम ही देखे हैं कोई डी नेट आज तक इन्हांस होते हुए। और उसके बाद फिर ये इसीलिए इसके अंदर था। और दूसरा ये था कि इसमें आपका मतलब नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपका जो बेस्ट बेट होती है वो ये होता है प्लेमॉर्फिक ज़ैंथ्रोएस्ट्रोसाइटोमा, तो यहाँ पे नहीं होता, वो भी मतलब ज़्यादा कॉर्टिकल बेस्ड होता है। उसमें म्यूरल मोनोड्यूल होता है, लेकिन उसका वो आपको पता है कि वेज अंदर को नॉर्मली कहीं पॉइंट करती है। और फिर दूसरा ये कि वो साथ चूंकि कॉर्टेक्स बेस ज़्यादा होता है और बाहर होता है, यानी कि ये तो अंदर वाली साइड पे ना बाहर होता है, तो साथ फिर रिएक्टिव आपको मेनिंजियल थिकनिंग भी मिलती है। उसके बाद जो है ये पेशेंट था, इसमें से कोई बंदा नहीं ठीक हुआ। और उसकी रीज़न ये थी कि सरों ने इसको मेरे ख्याल से ज़रा और तरीके से सोचा। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये उन्होंने एक लाइन लिखी है, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मल्टीपल डिफ्यूजली enlarged cranial nerves, ठीक है, मल्टीपल डिफ्यूजली enlarged cranial nerves especially if they are so symmetric and should be considered metastatic disease or hematopoietic neoplasm unless proven otherwise। ठीक है, यानी कि अब इसमें कौन कौन सी नर्व्स थी थिकन, आप लोगों ने इसमें इसको तो देख लिया, लेकिन आपने इसमें से ये देखें ये कौन सी नर्व है, ये ट्राइजेमिनल नर्व जा रही है, ट्राइजेमिनल नर्व थिकन थी। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपकी ये जो फोर्थ नर्व का एरिया ये भी थिकन था। उसके बाद ऑप्टिक नर्व की सारी डिफ्यूज थिकनिंग थी, ये देखें सारी की सारी एरिया जो थे ये थिकन हुए पड़े थे प्री कैस्मेटिक ऑप्टिक नर्व के। तो इसमें ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये जो नर्व की अगर डिफ्यूज थिकनिंग मिल रही है आपको, और जिस तरह ये ऑप्टिक नर्व ऑप्ट क्या ये जो फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल नर्व से और फोर्थ नर्व ये जहाँ पे ये भी पड़ी हुई है, तो ये सारी की सारी अगर नर्व्स आपको इन्हांसिंग नोडुलर थिकनिंग मिल रही है तो ये टिपिकल मेटास्टेसिस है। जो न्यूरोसार्कोइडोसिस है और अ, वो नॉर्मली आपके यानी कि जो ब्रेन के अंदर है ना उसके साथ कुछ ना कुछ मजीद एरियाज को भी इन्वॉल्व करता है। और ड्यूरल और मेनिंजियल जो उसकी है ना मतलब इन्वॉल्वमेंट वो बहुत लेस लाइकली, यानी कि वो मेनिंजीज के अंदर लाजमी आ जाता है जो न्यूरोसार्कोइड होता है। और हमने देखा भी होगा कि जितने न्यूरोसार्कोइडोसिस के पेशेंट्स हैं, मोस्ट कॉमन इज सबसे पहले तो इसका ऑप्टिक नर्व आपको थैलेमस की इन्वॉल्वमेंट है न्यूरोसार्कोइड में, और उसके बाद फिर इन एब्सेंस ऑफ द मेनिंजियल और ड्यूरल लीजन इट वुड बी एक्सेप्शनली रेयर फॉर सार्कोइड टू कॉज बायलैटरल दिस। इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो सार्कोइडोसिस है ना उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ड्यूरा की थिकनिंग एसिमेट्रिक जरूर मिलेगी और थोड़ी बहुत उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसलिए इसके अंदर जो है ये मोस्ट कॉमन आपका मोस्ट लाइकली जो है वो न्यूरो सार्कोइडोसिस जो है वो आपको इसमें यानी कि लेस लाइकली है। और मोस्ट लाइकली जो है वो मेटास्टेसिस है। और ये या बस इसके अंदर टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपको मल्टीपल नर्व्स थिकन मिल रही हैं किसी भी ओल्ड एज पेशेंट में तो हेमाटोपोइटिक जो ट्यूमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है वो हाँ ये वाला जो था ये एमलॉइड एंजियोपैथी का डिजीज था, और इसमें एमलॉइड एंजियोपैथी का केस था और इसमें टिपिकल मल्टीपल थे। हेमरेजिक मेटास्टेसिस के हाथ में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और दूसरा ये था कि जो उसमें जो इन्हांसमेंट भी जो है वो मतलब अच्छी खासी होती है, जबकि इसमें यहाँ अगर आप देखें ना तो ये बेसिकली पहले प्री हाइपर इंटेंस है, तो उसकी वजह से ये जो है ना वो इन्हांस नहीं कर रहा।
जबकि जो अगर हेमरेजिक मेटास्टेसिस होंगे तो उसमें एनहांसिंग कंपोनेंट आपको ज़रूर अलहदा नज़र आएगा। उसके बाद अगला पेशेंट जो है वो ये था, ये भी आप लोगों ने माशाल्लाह सही किया, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन की थी। और डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन के साथ जो लीजन अगर आते हैं तो नॉर्मली वो सीएनएस लिम्फोमा या लिम्फोमा जो है वो मोस्ट लाइकली होता है इसमें, कि जो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो आपने जीबीएम्स भी अब देखे हैं, काफ़ी सारे जो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन देते हैं, लेकिन वो भी हाई ग्रेड में जाके बहुत ज़्यादा देते हैं। तीसरा ये है कि ये जो आपका क्रॉस कर रहा है साथ कॉर्पस क्लोजम को, तो ये भी एक इसके लिए बहुत स्ट्रांगली जो है वो फेवर करता है इसको आपकी। तो ये है इसके अंदर सारे के सारे। हाँ, T2 हाइपो भी है बिल्कुल है। यहाँ पे ये लीजन इस जगह पे। तो ये लिम्फोमा का टिपिकल जो है ना सीएनएस लिम्फोमा का पेशेंट था। अच्छा, इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ने जो है ना वो, जब भी आपको इस तरह का इमेज दिखाया जाए तो ये याद रखें कि इसमें जो C1 की इंटीरियर आर्ट्स थी वो C2 के आगे जो होती है यहाँ पे, वो तो है ही नहीं। तो ये बेसिकली उसकी जो है फ्यूजन हुई हुई है, जिसको आप जो है वो C1 इज सिमिलेटेड इनटू द ऑक्सीपिट, यानी कि जो ऑक्सीपिट का बोन है उसके साथ ही C1 जुड़ गई हुई है। तो वो उसकी वजह से जो ये टिप है ये बेसिकली C1 की है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो आपको C1 अगर यहाँ नज़र नहीं आ रही तो फिर ये लाइकली यही होती है कि ये इसके साथ और ऑक्सीपिट के साथ जो है ना ये C1 की फ्यूजन हुई हुई है। तो अगर वो फ्यूज कर जाए तो फिर यही प्रॉब्लम होता है कि वो साथ एक ही आपको नजर आता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है वो आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। इसमें वही न्यूरोमलाइटिस ऑप्टिका का पेशेंट था, जिसमें टिपिकली जो थी वो इन्वॉल्वमेंट थी, ब्रेन की स्पेयरिंग थी सॉर्ट ऑफ, जिसमें ऑप्टिक नर्व्स आपके होते हैं और उसके बाद फिर आप कॉर्ड में चला जाता है वो एरिया ना एबनॉर्मल सिग्नल। तो अगर आपको कॉर्ड और इसमें अगर सिर्फ इसमें मिले ये है तो सॉर्ट ऑफ मैंने कहा तो जाता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वेरिएंट टाइप ही है। लेकिन ये जो है वो अगर आपको यानी कि ब्रेन में लीजन ना मिले प्रेडोमिनेंट ऑप्टिक नर्व और उसके बाद फिर जो है स्पाइन के अंदर मिलेंगे तो फिर ये न्यूरोमलाइटिस ऑप्टिका का पेशेंट होगा। उसके बाद इसका क्या क्या मसला, हाँ ये सिंपल एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस के पेशेंट आपको दिखाए गए थे। कि जो पेशेंट था वो माइलोफाइब्रोसिस के साथ था। माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो उसकी बोन्स होती हैं वहाँ पे जो मैरो होता है वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस के साथ। तो फिर अब उसका काम बाहर होता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इसके अंदर आपको यहाँ पे जो पेरिरीनल एरियाज हैं और पेरी वर्टिब्रल यानी पैरावर्टिब्रल और पेरिरीनल लीजन्स, ये सारे के सारे जो थे वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस के एरियाज थे। और ये कई बार आपको नजर भी आते हैं जो क्रॉनिक एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें किडनी के साथ आपको एक रिम सा चलता जा रहा होता है और वो यानी कि दोनों साइडों पे होता है। और वो भी टिपिकल एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें क्रॉनिक एनीमिया की वजह से बाहर की जो साइड्स हैं जो वो बैरो है तो वो इतना काम नहीं कर रहा था किसी वजह से, तो उसके साथ फिर वो आगे आ जाता है। और अगर आपको इस तरह का पेशेंट आए तो ये मोस्ट लाइकली जो है वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस का पेशेंट है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 24। फिर जो है इसमें था ये एपिडर्मोइड सिस्ट थी, जो कि इस पेशेंट में आ रही थी यहाँ पे करके। अच्छा, इसमें ये था कि मिक्स पेपिलरी एपिडेमोमा क्यों नहीं था, तो वो मेरा ख्याल है कि एक तो काफ़ी एक तो इन्हांस करता है, जिसमें अगर आप लीजन को देखें ना तो इसकी तो इन्हांसमेंट कोई खास नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। और दूसरा उसमें जो मसला होता है वो ये होता है कि उसमें हेमरेजिक एरियाज भी आते हैं, जो आपका मिक्सोपेपिलरी एपिडेमोमा होता है, इसमें वो भी नहीं थे। तो जो दूसरा था रेक्नॉइड सिस्ट, ऑब्वियसली सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, रेक्नॉइड सिस्ट भी हो सकती थी। और उसके अलावा न्यूरोएंटेरिक सिस्ट जो होती है वो आपको आइडिया है कि वो इंट्रास्पाइनल नॉर्मली सिस्ट होती हैं वो, यानी स्पाइन के अंदर वो जो होती है क्या कहते हैं, यानी कि जो उसकी स्पाइन है उसके अपने उसके अंदर, यानी कि जो क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो उसके साथ उसकी एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूरल डायरेक्ट है ना उसके सेट्स में नहीं। तो ये तो काफ़ी नीचे करके पड़ा है कॉर्ड, तो यहाँ ऊपर ही खत्म हो गई हुई है T2 पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये पेशेंट था जो है वो, जिसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन सारों ने देख लिया था कि यहाँ पे आगे अब्रप्टली ये खत्म हो रही है, और तो ये कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम का पेशेंट था। और उसके बाद जो है फिर आपका जो अगला पेशेंट था वो था, हाँ ये था एक इसमें यहाँ पे ये पोस्ट पार्टम पेशेंट था, वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आया था। और आप ये देखेंगे कितना ज़्यादा थिकन सा एरिया एंडोमेट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये और फिर वेस्कुलर भी है, जिसमें वेस्कुलरिटी भी आ रही है। तो अगर आपको पोस्ट पार्टम पेशेंट में
इतनी ज़्यादा थिकनिंग मिले, और यानी ये वो जो वेस्कुलर टिश्यू मिले विद इन दी एंडो यूट्राइन कैविटी, तो इसमें ये आरपीओसी इसको पहले इंडिकेट करेगा। बेशक वो डिलीवरी हो भी चुकी हो सकता है कोई थोड़ा सा रिटेन प्लेसेंटा वगैरह रह गया हो, नहीं रह गया हो। अच्छा, उसके बाद फिर आपका था कि हाँ ये था, ये सिंपल था कि ये वही जो जिस तरह का टिपिकल डबल बबल गैस्ट्रिक साइन ऑफ ड्यूडेनल एट्रीसिया था, और इसमें आपको ये मिल गया था। ठीक है, तो उसके बाद एक ये पेशेंट था, इसमें हम फेलोसील थी, और हम फेलोसील के बाद ये है कि ये इसका इनमें स्टेटमेंट करेक्ट करनी थी, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज होती है। हाँ ये पेशेंट था, इसमें ये आप लोगों को मतलब नहीं पता लगा, चलें खैर इसको देखते हैं, डॉपलर इमेजिंग न्यू टैब करते हैं नजर, एक सेकंड में। हाँ जी, ये देखिए, इसमें दो फाइंडिंग्स थी ना। एक तो ये थी कि इसकी एज क्या थी, 19 वीक्स है ये। तो जो हिर्शस्प्रंग्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी तो कभी भी प्रेजेंट नहीं करते ना। वो तो आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त पता लगता है आपको जाके, ये जो है ना वो फेलियर टू पास मेकोनियम के साथ प्रेजेंट हुआ है। तो सॉरी, तो इसलिए इसके अंदर तो जो है वो मतलब आपका वो मतलब नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर। इस एज में आपको 19 वीक्स में तो हिस्टोन्स कभी भी इस तरह प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक, और दूसरा जो था वो कि जो इलियल जूजिनल एट्रीसिया वगैरह थे, उसके साथ ये जो इतना सारे एकोजेनिक एरियाज थे, ये जो ये पड़े हुए हैं साथ, ये सारी की सारी क्या चीज़ें थी, ये सारी की सारी जो है वो छोटी छोटी कैल्सिफिकेशंस थी। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये देखिए, ये सारे के सारे जो एरियाज है ना, ये येलो मार्कर के साथ, या ये जो एक ये एरिया पड़ा है, ये एरिया पड़ा है, ये सारे के सारे कैल्सिफिकेशंस के थे। और ये फिर किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि अगर आपको कैल्सिफिकेशंस मिल रही हैं, डायलेटेड बाउल लूप्स मिल रहे हैं, तो ये आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जो एसोसिएटेड होती है, क्या होता है ये जो पेरिटोनाइटिस, जो मिकोनियम पेरिटोनाइटिस, तो उसकी वो ये बेसिकली केस उसका था जिसमें मिकोनियम पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गई थी, क्योंकि उसके डायलेटेड सारे बाउल लूप्स वगैरह थे। तो ये याद रखना, एक तो वीक इसकी जो गेस्टेशनल एज है ना, इसको जरूर देखना आपने कि इसकी कितनी एज है और कितना उसके अंदर वो सारा कुछ चल रहा है। उसके बाद ये आपका आखिरी पेशेंट था आज का जो इसके अंदर था, और इसमें आपका जो था वो टिपिकल वही जो यानी कि स्नोमैन टाइप, या वो जो होता है हार्ट। और स्नोमैन क्यों बनता है, क्योंकि ये सारी की सारी वेन्स जितनी भी आ रही हैं वापस, वो सारी की सारी जमा होती हैं, और वो एसवीसी के साथ वापस ड्रेन करती हैं जितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो टोटल नॉर्मलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न विद सुप्राकार्डिक फॉर्म, यानी कि सुप्राकार्डिक का मतलब है कि वो हार्ट के ऊपर से जो है वो ज्वाइन करेंगे। इंफ्रा कार्डिक और कार्डिक में इस तरह नहीं आती प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें ये जो सारी ऊपर डायलेटेड है, ये सारी वेन्स और एसवीसी डायलेटेड है, जहाँ पे सारी के सारी यानी कि बेसिकली एसवीसी ऊपर के सारा और सारा पल्मोनरी जो है वो ड्रेन करके यहाँ पे लेके आ रही है। तो यहाँ तक अब हम अपनी इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं, और मीटिंग नहीं सॉरी, इसकी डिस्कशन को, इस डिस्कशन को, और अब हम जो है वो चलते हैं आपके वाइवा की तरफ। एक सेकंड में दीजिएगा, मैं ना लोग वो जो हैं सारे जिन्होंने अटेम्प्ट करने हैं ना, वो हैंड रेज कर लें, ताकि जो है ना फिर मैं उनको एक एक करके बुलाता जाऊँ, और मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान केसेस ही हैं आज।
इनको भेज रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, पहले एक मिनट मैं जरा मन देख लूँ कहाँ गई। जी मुदस्सिर साहब, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड दीजिएगा।